हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों, ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसकी कनेक्टिविटी दूसरे चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम से, देन आपका 12th में जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उससे, बिकॉज इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो ध्यान से समझना इस चैप्टर को बच्चों। एंड इस चैप्टर की दूसरे चैप्टर से भी बहुत कनेक्टिविटी है। सो अगर ये चैप्टर आपको क्लियर रहेगा तो दूसरे चैप्टर से भी आपको इसका हेल्प मिलेगा। ओके, एंड नीट में इस चैप्टर से बच्चों 2-3 क्वेश्चंस हर ईयर आते हैं। सो छोटा सा ही चैप्टर है अपना, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बच्चों कुछ बेसिक समझते हैं इसमें। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं बेटा, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में क्या होता है, सब में बेसिकली एक सिंगल सेल को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट, है ना। सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो एक सिंगल सेल जाइगोट से बेटा एक सेल से ट्रिलियन सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये बहुत ही एक अचंभे की बात है कि एक कैसे सिंगल सेल से क्या होता है, एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक सिंगल सेल से क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे होता है, तो ये होता है ऑफ कोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो क्या सिर्फ सेल डिवीजन काफी है ना। कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स है और मैं उसे डिवाइड करती जा रही हूँ, तो क्या होगा, साइजेस जो डिवीजन होंगे उनके तो छोटे हो जाएंगे ना। समझो ये मेरा एक बॉक्स है स्क्वायर, राइट। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो ओवरऑल कुछ तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, और जो मुझे मिल रहे हैं ये सब छोटे छोटे मिल रहे हैं। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो तो अच्छा खासा बड़ा होता है। यानी कि सेल डिवीजन के साथ सेल ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो रिमेंबर दैट यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। यहाँ पे आपके 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। क्या है वो 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक तो ऑफ कोर्स सेल डिवीजन और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेल ग्रोथ बेटा। ठीक है, तो जितना सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही सेल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, तभी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट होगा। तो जितना आपका सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका सेल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट उतना सेल ग्रोथ भी हमें चाहिए होता है। फाइन, क्लियर हुआ। ये बेसिक है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, दिस इज द बेसिक जो एनसीईआरटी में गिवन है कि एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। फाइन, चलो आगे चलते हैं। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। तो बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं ये, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब है सेल डिवीजन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, सेल डिवीजन। सो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। सी दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और देखो ये चाइल्ड था, है ना, बेबी था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर अडोलेसेंस, और एक एकदम पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये जो प्रोसेस है, हम सोचना, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप से छोटे से इतने बड़े हो गए, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया, आपको टाइम पता है कि अच्छा इस टाइम मेरी हाइट इतनी बड़ी थी, इस टाइम मेरा वेट इतना बड़ा था? ये किसी को नहीं पता, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस होते जाता है एंड एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो होते जाता है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है इसमें, राइट।
The mechanism of cell division and multiplication of cell together constitute cell reproduction. Fine. So सेल साइकिल क्या होती है? हम बोलते हैं सेल डिवीजन. सो व्हाट इज बेसिकली सेल साइकिल? ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है? तो इट इज अ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग व्हिच अ सेल सिंथेसाइज डीएनए रेप्लिकेशन, देन ग्रोज एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. तो बेसिकली बच्चों, सेल साइकिल क्या होता है? व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज बेसिकली आपका इवेंट जहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और फिर आपको क्या हो रहा है? 2 डॉटर सेल्स मिल रही है. और क्या हो रहा है बच्चों? आपको 2 डॉटर सेल्स मिल रही है. फाइन. तो जो सेल डिवीजन होता है, दैट इज विच काइंड ऑफ प्रोसेस? जहाँ पे सेल ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड डॉटर सेल्स बनती है. सेल ग्रोथ मतलब क्या? तो सेल ग्रोथ मतलब जो सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका अमाउंट बढ़ना. ठीक है, सेल ग्रोथ मतलब क्या होता है बच्चों? सेल ग्रोथ मतलब होता है आपके सेल में जो साइटोप्लाज्म है, सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका इंक्रीज होना इज नोन एज सेल ग्रोथ. एंड सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे मैंने कहा ना कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि हाँ इस टाइम हमारा सेल डिवीजन होना या जो भी है हमें नहीं पता होता है, राइट? तो जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाता है. बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेल साइकिल के टाइम एक ही बार होता है. तो डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज. ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला जो पिक्चर है वो डीएनए रेप्लिकेशन का दिखाया हुआ है. ये एक सेल है ना? ये डिवीजन करने जा रहा है, डिवाइड हो रहा है एंड 2 डॉटर सेल्स मिल गई. ठीक है, तो एक सेल था, इसमें सेल डिवीजन आप देख रहे हैं होते हुए, और फिर सेल डिवीजन के बाद हमको क्या हुआ? 2 डॉटर सेल्स मिल गई. फाइन. सो बच्चों, कुछ आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, लेट अस रीड दैट. So, are you aware that all organism, even the largest, start their life form from a single cell? कोई भी हो, सबकी लाइफ जो स्टार्ट होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बच्चों, सबकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो होती है फ्रॉम दी सिंगल सेल जाइगोट. ओके, यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. है ना, एकदम अचंभे की बात होती है ना. आपने देखा कि स्पर्म है एंड ओवा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बना, और वो जाइगोट डिवाइड हो के कितना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है. सो दिस इज लाइक वेरी सरप्राइजिंग थिंग, राइट? So growth and reproduction are characteristic of cells. Indeed, of all living organism, all cells reproduce by dividing into 2, with each parental cell giving rise to 2 daughter cells. Each time they divide, this newly formed daughter cells can themselves grow and divide. बेटा, ये जो daughter cells बनी ना, they also have the capability of division, right? Grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. है ना, एक जाइगोट से ऐसा कुछ बन जाता है जिसे हम कहते हैं millions of cell. Fine? Okay. So बच्चों, ये चीज से हमें ये समझ में आया कि जो सेल साइकिल है वो एक्चुअली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस को हम इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दे आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल क्या करता है? डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम. बाय विच सेल डुप्लीकेट, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेट्स इज जीनोम. जीनोम मतलब समझ गए ना बेटा, आपका जेनेटिक मटेरियल, राइट? डुप्लीकेट्स इज जीनोम, है ना, जीनोम डुप्लीकेट होता है. फिर दूसरी चीजें भी जैसे ऑर्गेनल्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी मतलब डबल होते हैं. बहुत सारी एंजाइम ग्रोथ होगा क्योंकि बहुत सारी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेस होता है. सो synthesis of other constituent and
एंड एट द एंड क्या होगा, एंड डिवाइड इनटू, एंड गेट डिवाइड इनटू, किसमें डिवाइड हो जाएगा बेटा, डॉटर सेल, एंड गेट डिवाइड इनटू डॉटर सेल। ये बात समझ में आई? तो सेल साइकिल जो है बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है बच्चों, इसके फीचर्स क्या है हम वो बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फीचर। फीचर के बारे में बात करेंगे हम। तो पहला है कि मैंने कहा ये जो है सीक्वेंस है, तो इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, राइट। तो पहला फीचर है इसका सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब क्या बेटा, सी पहले ग्रोथ होगा, सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ग्रोथ होने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ऐसा ही होगा ऑल द टाइम, पहले ग्रोथ होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जीनोम का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये फिक्स बात है। क्या होगा, सीक्वेंशियल है ना। सेल डिवीजन समझो, सेल साइकिल जो है वो एक जो सेल साइकिल है इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो पहले ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद सेल का डिवीजन होगा, राइट। अब इसमें क्या होता है बेटा, ग्रोथ, जो ग्रोथ है, ग्रोथ मतलब क्या, ग्रोथ मतलब आपका साइटोप्लाज्म का जो सामान है वो बढ़ता है। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये होते रहता है ना, रुकता नहीं है, क्योंकि सेल इज ऑलवेज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो होता रहेगा, पर बेटा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा हमेशा। जब कोई एक सेल को सेल साइकिल में जाना है ना, तो ग्रोथ तो वो होता रहेगा, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बस एक ही बार होगा। सो डीएनए, ये बात याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन आपके एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है अकर ओनली वंस। जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है बेटा वो एक ही बार होगा, ये बात याद रखना है, राइट। तो मैंने कहा फीचर्स में कि एक तो सिक्वेंशियल है ये, दूसरा बेटा इसका फीचर है कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड है जो आपका सेल साइकिल है, सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। मतलब इसका जो सीक्वेंस है बच्चों वो फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है ना, हमने देखा है सीक्वेंस जो है उसका फिक्स है। और क्या क्या चेंजेस, मतलब किस फेज में क्या चेंज आएगा वो भी फिक्स है, ठीक है। जो चेंज आएगा वो भी फिक्स है, और उसके बाद हर एक फेज का क्या ड्यूरेशन रहेगा वो भी फिक्स है। तो ड्यूरेशन भी जो है वो बच्चों फिक्स है। सेल साइकिल जो एक सिक्वेंशियल प्रोसेस हमें समझ में आ गया। ग्रोथ होगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल डिवीजन होगा। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंसेस फिक्स है, कौन सा फेज कितना चलेगा, वो टाइम ड्यूरेशन सब फिक्स है। थर्ड बात है जेनेटिक कंट्रोल। अब बेटा ऑफ कोर्स इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ चीजें फिक्स है, मतलब जीन लेवल पे सब कुछ कंट्रोल होता है। सो जो उनकी कोऑर्डिनेशन है कि हाँ आपके जैसे सेल साइकिल के ना फेजेस होते हैं, लाइक G1 फेज, फिर M फेज, फिर G2 फेज, ऐसे सॉरी G1 फेज देन S फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ऐसे क्या ये जो फेजेस है फिक्स होते हैं। तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो किस वजह से है, बिकॉज सेल साइकिल जो प्रोसेस है वो पूरा जेनेटिक कंट्रोल में है। सो यस इट इज कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन is achieved by genetic control। ये बात याद रखना, coordination is achieved by genetic control। ये जो प्रोसेस है पूरा जेनेटिक कंट्रोल में है ना। coordination achieved by genetic control, fine, okay। अब एक चीज समझो बच्चों, एक वर्ड है सेल्स डिवीजन। हम
अभी अगर आपने देखा होगा इतना मेरा वीडियो, तो आप सोच रहे हो कि मैम दो टर्म यूज कर रही है, एक मैम यूज कर रही है सेल डिविजन और एक मैम यूज कर रही है सेल साइकिल। दोनों में फर्क क्या है ना, ये पहले समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन, कितनी बार हम भी ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल में क्या फर्क है बेटा? कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सेल डिवीजन दोनों में होता है, ठीक है? चाहे कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सेल डिवीजन जो होगा वो दोनों में होगा, है ना? जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल डिवीजन भी है एंड उसका वो रिप्रोडक्शन भी हुआ ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ, राइट? तो सेल डिवीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। लेकिन बेटा जो सेल साइकिल है, जो मैंने कहा कि सेल साइकिल के आपके फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, राइट? तो जो सेल साइकिल है वो केवल यूकैरियोट्स में होता है। यस, जो सेल साइकिल है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होता है, बिकॉज सेल साइकिल में कोऑर्डिनेटेड चेंजेस होते हैं बच्चों। इन सेल साइकिल वी हैव कोऑर्डिनेटेड चेंजेस कि हाँ G1 फेज है एंड G1 फेज का पूरा सब काम कंप्लीट हो जाए, कोई एरर नहीं है, तभी वो चीज वो सेल S फेज में जाएगी, ठीक है? अब S फेज में जाएगी तो नेचुरल सी बात है G2 होना ही होना है, ऐसा होता है, राइट? तो सेल साइकिल है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, लेकिन जो सेल साइकिल है, पूरा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चलता है। इस चीज पे बेटा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था आपकी नीट में। ऐसा क्वेश्चन था कि सेल साइकिल अकर्स इन, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, सेल साइकिल अकर्स इन, एंड आपके पास 4 ऑफ कोर्स ऑप्शन थे। एक था नॉस्टॉक, देन एक था एल्बुको, एक था टीएमवी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस है भाई, ये टोबैको मोजाइक वायरस, और एक था स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्वेश्चन था कि सेल साइकिल किस में होता है ना? समझ में आया? हमें ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो सेल डिवीजन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। जो सेल डिवीजन है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, पर जो सेल साइकिल है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। तो क्वेश्चन ये था सेल साइकिल किस में होता है? तो नॉस्टॉक क्या है बच्चों? नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक आपका बैक्टीरिया है। टीएमवी मैंने कहा आपका वायरस है। एल्बुको क्या है बेटा? एल्बुको फंजाई होता है बच्चों, एल्बुको इज फंजाई, पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। और स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ये हटाओ, वायरस में हो नहीं सकता, तो सही आंसर था हमारा इसका एल्बुको। बस एल्बुको टिक करो, 4 मार्क मिल जाएगा। फाइन। तो याद रखो कि हाँ, सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होगा। सेल साइकिल क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट वे वाला सिस्टम है, तो ये केवल किस में होता है? ये केवल होता है आपके यूकैरियोट्स में। फाइन, चलो। सो सेल साइकिल के बेटा 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। आपके सेल साइकिल के 2 इंपॉर्टेंट फेजेस है, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है? याद करो, सेल साइकिल के आपके 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है? इंटरफेज में आता है आपका G1, S, G2 और ये आपका अलग सा है एम फेज, जिसे हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, नॉर्मली माइटोसिस, राइट? तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में 2 चीज आती है, इंटरफेज एंड एम फेज, ठीक है? फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या आता है? इंटरफेज एंड एम फेज। क्लियर? ओके, नाउ इंटरफेज क्या होता है और इंटरफेज को मैंने रेस्टिंग फेज क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो इंटरफेज, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, है ना? एम फेज, 2 सक्सेसिव एम फेज के जो बीच का समय है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसमें 2 काम होते हैं बेटा, एक तो सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। इट लास्ट देन मोर देन 95% of the duration of cell cycle. Fine.
चलो हम ये बात लिख के भी समझते हैं एक बार. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल. फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम क्या पढ़ेंगे कि जो चेंजेस आ रहे हैं एक सेल में उनको बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एक मैंने कर दिया आपका सेल डिवीजन, जिसे नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, एम फेज. नॉर्मली हम इसे कह रहे हैं एम फेज. और दूसरा है बेटा आपका इंटरफेस. दूसरा क्या है आपका इंटरफेस. दूसरा है आपका इंटरफेस. राइट, दूसरा इज इंटरफेस. ओके, अब देखो यहां पे जो एम फेज है वो थोड़े टाइम के लिए होगा, बाकी टाइम 95% जो है वो कौन होगा, इंटरफेज ही होगा. एम फेज लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और जो एम फेज है वो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा. एंड जो आपका इंटरफेज है वो 95%. इंटरफेज जो है भाई 95%. ओके, अब इंटरफेस में होता क्या है, इट इज अ टाइम, इट इज द, लिख लीजिए बच्चों, डिफाइन लिख रही हूं मैं, इट इज द टाइम पीरियड between, it is time period between end of division and start of next division. ठीक है, तो इंटरफेस में होता क्या है फिर भाई, तो इंटरफेस में होता क्या है, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और प्रिपरेशन फॉर एम फेज. ऑफ कोर्स है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल गए हम, प्रिपरेशन फॉर एम फेज. ठीक है, एम फेज में सेल डिवीजन होना है, तो सेल डिवीजन जो होना है उसको कोई एरर नहीं आओ, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको जो भी प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, वो सब प्रिपेयर करना, तो ये सब कब होता है, आपके इंटरफेज में होता है. क्लियर है इतनी बात? ओके, अब बच्चों जो इंटरफेज है, इंटरफेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, G1 फेज, गैप 1 और ग्रोथ फेज, S फेज सिंथेटिक फेज, G2 फेज या फिर ग्रोथ फेज 2. तो बेसिकली जो इंटरफेज है, अभी हम सिर्फ इंटरफेज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरफेज. हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल को 2 में डिवाइड किया है, एम फेज एंड इंटरफेज. राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरफेज. एंड इंटरफेज में वी हैव G1 फेज, गैप 1 या ग्रोथ फेज 1, देन S फेज और सिंथेटिक फेज, S फेज और सिंथेटिक फेज जहां पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देन G2 फेज जिसे हम ग्रोथ फेज और गैप 2 फेज कहते हैं. फाइन, ओके. अब अगर मैं बात करूं बेटा, जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म. मतलब सेल साइकिल कितना टाइम लेगा वो सब अलग अलग होता है. जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग में इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगते हैं और ईस्ट में इट इज जस्ट 90 मिनट्स. ईस्ट को सिर्फ 90 मिनट लगते हैं बच्चों, और हमारे ह्यूमन को हमें 24 आवर्स लगते हैं एक सेल को डिवाइड करने में. फाइन, चलो वापस हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं. ओके, तो ये है आपका एम फेज. ठीक है, ये है आपका G1 फेज, ये है आपका S फेज और ये है आपका G2 फेज. ठीक है, अब जो आपका ये है G1 फेज है, G1 फेज मतलब गैप 1, G1 या फिर गैप 1. ठीक है, तो ये क्या है, किस चीज का गैप है, इट इज बेसिकली गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड इस पर नेक्स्ट कौन है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इट इज गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन.
इट इज गैप बिटवीन सेल डिविजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसको मैं, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन जिसे हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, एस फेज, सिंथेटिक फेज, ये सिंथेटिक फेज से पहले वाला फेज है, तो इसको मैं प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकती हूँ। आई कैन कॉल इट एज प्री सिंथेटिक फेज। फाइन। देन आएगा बेटा आपका एस फेज। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में आपका डीएनए जो है, डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा। एस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। एस फेज इज नोन एज सिंथेटिक फेज। फिर आएगा आपका दूसरा फेज, दैट इज गैप 2। देन यू विल हैव अनदर फेज जिसे हम बोलेंगे गैप 2 या G2 फेज। गैप 2 या G2 फेज। G2 फेज क्या है? ये गैप है बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो इट इज गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए replication. It is gap between cell division and DNA replication. क्योंकि ये G2 फेज S फेज के बाद में आ रहा है, I can call it as post synthetic phase. I can call it as post synthetic phase. बताइए, इतना समझ में आया? इंटरफेस क्या होता है? G1 S G2, ये क्लियर हो गया? G1 क्या है, S क्या है, G2 क्या है, ये आपको पता चल गया है, right? Okay, now let's see time of different phases. Time of different phases. ठीक है, तो ये हमारा M फेज है, ये हमारा G1 फेज है, ये हमारा S फेज है और ये हमारा G2 फेज है। तो किस फेज को कितना टाइम लगता है? लेट्स सी दैट। सो बच्चों, अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन सेल का कल्चर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज जो ह्यूमन सेल्स होती है दे शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर मैं एक पेट्री प्लेट में क्या कर रही हूँ, सेल्स ग्रो कर रही हूँ, ह्यूमन सेल्स, तो बेसिकली एक सेल और दूसरा सेल जब कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। इसी एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, बिकॉज इसकी वजह से कैंसर नहीं होता, राइट। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कैंसर सेल्स होती है दे लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अब आप बोलेंगे मैम फिर ह्यूमन सेल का कल्चर कैसे किया? तो बेटा ह्यूमन सेल का जो कल्चर किया है बेसिकली, तो वो एक हेला सेल्स कहते हैं, हेला नाम की लेडी है, उसको सर्वाइकल कैंसर था, तो उसकी सेल्स को बेसिकली कल्चर में ग्रो किया गया है एंड उसमें से हमने ये सब निकाला है। तो ह्यूमन सेल कल्चर में एक ह्यूमन सेल को सेल साइकिल करने में 24 आवर्स लगते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कि जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो ह्यूमन बीइंग का कितना है? 24 आवर्स। जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो ह्यूमन बीइंग का है 24 आवर्स। ठीक है, जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो ह्यूमन बीइंग का कितना है बेटा? 24 आवर्स है, राइट। अब 24 आवर्स का अगर हम देखें तो एम फेज कितने का होगा? एम फेज इज जस्ट फॉर 1 आवर, क्योंकि हमने देखा था कि 95% टाइम तो इंटरफेज ही ले लेता है। G1 फेज जो है ये कम से कम लेता है 8 से 12 घंटे, 8 to 12 आवर्स ये लेता है। S फेज जो है बेटा ये लेता है 6 to 8 आवर्स, S फेज 6 to 8 आवर्स एंड G2 लेता है 3 to 4 आवर्स। G2 कितना लेता है? 3 to 4 आवर्स। अब अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं तो मैं कह सकती हूं कि जो G1 है इट टेक्स 35 to 50% अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन, राइट। एंड जो आपका S फेज है इट टेक्स 25 to 30%, ऐसा कुछ, ये 15%, राइट, और ये कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 5%। तो अगर हम चारों को कंपेयर करें, G1, S, G2 एंड M, अगर हम चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा टाइम वाला है वो है आपका G1 फेज। ठीक है, सो
जीवन फेज जो है बच्चों, आपका जीवन फेज जो है इट इज द मोस्ट वेरिएबल. जीवन इज द मोस्ट वेरिएबल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. तो अगर आपको ड्यूरेशन के हिसाब से करना हो तो जीवन सबसे बड़ा, देन एस, देन G2 और सबसे छोटा हमारा M है. एंड ये तीनों जो जीवन प्लस S प्लस G2 टोटल इंटरफेस इज 95%. समझ में आया? और अगर इंटरफेस में भी सबसे ज्यादा कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे जीवन फेज. इंटरफेस में भी सबसे ज्यादा कौन बड़ा है तो इट इज जीवन फेज. क्लियर हो गया? इंटरफेस में भी सबसे ज्यादा कौन बड़ा है वो है जीवन फेज. ओके. अब इंटरफेस, एक चीज मैंने वो बताई नहीं, मैंने कहा कि इंटरफेस को मैं बार बार रेस्टिंग फेज लिख रही हूँ. तो व्हाई आई एम राइटिंग इट एज रेस्टिंग फेज? क्या यहाँ पे कोई काम नहीं होता? ऑफ कोर्स काम तो होता ही है, पर इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं? इट इज रेस्टिंग फेज इन कंपैरिजन टू एम फेज. ठीक है, क्योंकि एम फेज में क्या होता है, आपका जो एम फेज है, एम फेज में क्या हो रहा है, मोस्ट चेंज जो हो रहा है, क्योंकि जो सेल डिविजन हो रहा है वो एम फेज में हो रहा है, तो मोस्ट चेंज अकर इन एम फेज. मोस्ट चेंज अकर इन एम फेज. तो इसे हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं. इंटरफेज, इट इज अ रेस्टिंग फेज in comparison to M phase. ठीक है, it is a resting phase in comparison to M phase. ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है. यहाँ पे चेंजेस अकर, यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ इंटरफेस में भी चेंजेस अकर, बट नॉट लाइक एम फेज. इंटरफेज में भी चेंजेस होते हैं, बट सेल तो डिवाइड नहीं होता ना, सेल बस प्रिपेयर कर रहा है खुद को फॉर सेल डिवीजन, फॉर माइटोसिस, राइट? तो इसलिए हम बोलते हैं इंटरफेज को रेस्टिंग फेज इन कंपैरिजन टू एम फेज. तो आप याद रखना, कोई आपसे ऐसा पूछे दैट व्हाई इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज, तो आप बोलेंगे it is known as resting phase in comparison to M phase, as most changes occur in M phase. ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेज का पहला फेज, दैट इज G1 फेज और गैप 1. सो इट इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज. इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन. कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल अकर्स. यस बच्चों, याद रखना, कंटिन्यूअसली सेल जो है वो ग्रो होता है ना. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, तभी एंजाइम्स बनेगी, और ग्रो करने के लिए एंजाइम्स की नीड पड़ेगा. तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल अकर्स. सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो खुद को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है एंड सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन. मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है. सो अभी जब हमने कंपेयर किया इंटरफेस के साथ, हमने टाइम देखा, तो हमने देखा कि जो आपका जीवन फेज है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है, राइट? जीवन, सो व्हाई जीवन इज सो वेरिएबल? इतना वेरिएबल क्यों है वो? इतना टाइम क्यों लगता है ना? उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? व्हाई इट इज सो वेरिएबल इन टाइम? व्हाई इट इज सो वेरिएबल इन टाइम? उसको कितना टाइम लग रहा है बेटा? उसको टाइम लग रहा है 8 से 12 घंटे. ऐसा क्यों लग रहा है? सिंस, इसका रीजन क्या है बच्चों? सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल न्यूट्रिशन. बेटा खाना चाहिए, सेल में इतना काम हो रहा है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इतना काम हो रहा है, तो उसे खाना चाहिए तो वही काम करेगा. और खाना बाहर से आएगा, तो जब खाना बाहर से आएगा तो टाइम लगेगा ना भाई, है ना? आप घर पे खाना बनाओगे तो टाइम कम लगेगा, जोमैटो से मंगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. वैसे ही सो सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल न्यूट्रिशन. फाइन. तो इसमें क्या होता है, जीवन में आपका एक तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सेल ऑर्गेनल्स डबल होते हैं. सेल ऑर्गेनल बेटा डबल होते हैं, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है.
बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। बाकी आपके दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आपके डबल हो जाएंगे, लाइक गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी आपका डबल हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो आपका डबल हो जाएगा। तो ये सब काम होगा। एंड ऑफ कोर्स जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वापस लिख देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन, काफी बच्चों को लगता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा आपने पढ़ा होता है ना 12th में आपको आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तब ऐसा आपने पढ़े, आप ऐसा पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन, टिश्यू को दिया हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, राइट, ऐसा होता है। तो जब आप 12th में चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर जब आप नीट दे रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो G2 में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो डीएनए का कोई भी जगह से हो सकता है, कोई भी जगह से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से एंजाइम बन सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो उसके बाद ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसा जरूरी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल तो है ना भाई आपके पास, तो जब भी कोई एंजाइम का बनने का मन हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ, तो वो बनेगा ही। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स, ठीक है। क्यों चाहिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन? फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या करेगा एक्चुअल में, ये एंजाइम्स बनाएगा, और एंजाइम्स भी क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ। समझ में आया इतना? सो अब G1 फेज हो गया, M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो अब समझो कोई एक सेल है वो G1 फेज में है ना, और G1 फेज हो गया। आफ्टर G1 फेज, आफ्टर G1 फेज क्या ऑप्शन है सेल के पास, है ना? सेल हैज 3 ऑप्शंस, ठीक है। आफ्टर G1 फेज सेल के पास 3 ऑप्शन है। आफ्टर G1 फेज सेल के पास 3 ऑप्शन है। क्या क्या? पहला ऑप्शन कंटिन्यूस सेल साइकिल, कंटिन्यू सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल कंटिन्यू करें एंड एंटर इनटू एस फेज, ठीक है। सेल साइकिल कंटिन्यू करे और एंटर हो जाए एस फेज में, है ना, मतलब ये जो आपका इवेंट है ये G1 S ऐसा चलता जाए, ठीक है, कंटिन्यू करे सेल साइकिल को, एंटर इनटू एस फेज। दूसरा बेटा ये क्या कर सकता है, दूसरी चीज व्हाट इट कैन डू इज कि सेल डू नॉट अंडरगो या डू नॉट कंटिन्यू, सेल डू नॉट कंटिन्यू cell cycle, cell do not continue cell cycle and become permanent, and become permanent। लिखा? सी प्लांट में आपने पढ़ा है ना, प्लांट इसमें एनाटॉमी में पढ़ा है आपने कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, दे डिफरेंशिएट एंड दे बिकम परमानेंट, एंड परमानेंट सेल कैन नॉट डिवाइड, राइट। तो सेल साइकिल में भी ऐसा हो सकता है ना, मतलब सेल साइकिल में ही ऐसा होता है कि भाई जो सेल है वो अब डिवाइड नहीं करेगा, तो मतलब वो अब परमानेंट है, वो अब परमानेंट है। तो जरूरी नहीं कि परमानेंट है तो भाई वो डेड है। पैरेन्काइमा सेल लिविंग, कोलेनकाइमा सेल्स लिविंग, आपके प्लांट के सेल्स लिविंग ही तो है ये सब। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो लिविंग है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है, राइट। और वो कौन से फेज में है? वो G1 फेज में है। वो सेल्स कौन से फेज में है? वो G1 फेज में है, ठीक है। तो सेल डू नॉट कंटिन्यू सेल साइकिल एंड बिकम परमानेंट। तीसरा एग्जिट, सेल एग्जिट सेल साइकिल, सेल एग्जिट सेल साइकिल। अब वो सेल साइकिल को एग्जिट करेंगे तो कहां जाएंगे? एंटर G0 फेज। अगर आपने देखा हो पहले जो स्लाइड में दिखाई थी उसमें G0 ऐसे G1 के वहां कुछ बना के रखा था, राइट। तो दैट इज G0 फेज, ठीक है, G0 फेज,
चलो जी नॉट फेज से हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पर उससे पहले हम आते हैं G1 के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज एस फेज। तो हम आते हैं एस फेज में। एस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी कोई सेल G1 से एस में जा रहा है वो तभी जाएगा जब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो प्रॉपर हो, वो ठीक हो, उसमें कोई एरर ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि अगर एरर है, अब एरर के साथ अगर वो एस फेज में चला गया, अगर कोई भी सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें कोई एरर है एंड उस एरर के साथ वो एस फेज में चला गया, तो क्या होगा बेटा? वो एरर एस फेज में डीएनए डबल होगा तो वो एरर भी डबल होता जाएगा, है ना? तो आपका जो कैंसर होता है उसमें यही प्रॉब्लम होता है, राइट? तो अगर कोई भी म्यूटेशन हुआ है, डीएनए में कोई चेंज आना मतलब म्यूटेशन हुआ, तो अगर डीएनए में कोई भी म्यूटेशन हुआ है तो उस म्यूटेशन को रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रिपेयर कहाँ होता है? वो रिपेयर G1 फेज में ही होता है। G1 फेज में जब रिपेयर हो जाएगा, अगर देखो ना, समझो ये आपका डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे समझो कुछ म्यूटेशन हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है? कुछ एरर आ गया है, कुछ म्यूटेशन हो गया है। तो ये जो म्यूटेशन का रिपेयर है, ये जो म्यूटेशन का रिपेयर है, वो रिपेयर कहाँ होगा? G1 फेज में ही होगा। बेटा ये भी याद रखो, आप ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कहाँ पे डीएनए में कोई अगर डैमेज होता है, कोई म्यूटेशन होता है, तो रिपेयरिंग कहाँ होती है? तो इन G1 फेज। ओके, तो आपको जो सेल है, सेल डू नॉट एंटर into S phase, cell do not enter into S phase until DNA damage, repair occur. फाइन। तो अब समझो डीएनए का डैमेज रिपेयर हो चुका है, उसके बाद ही डीएनए क्या होगा? एस फेज में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल होगा। हाँ याद रखना, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। जैसे देखो ये है और ये है, ठीक है, तो बस ये डबल हुआ है। समझो फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम 2, तो ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। बस क्या हुआ है? सिर्फ डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही है। हम ह्यूमन बींग्स है बेटा, हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, तो क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा? जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा। Okay, in animal cell replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. और याद रखना एस फेज में एक और बड़ा काम होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल आपको चाहिए होता है बच्चों सेल डिवीजन के लिए। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस फेज में क्या क्या होता है। एस फेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एस फेज में एक तो आपका डीएनए डबल होगा। एस फेज में क्या होगा बच्चों? डीएनए डबल होगा, प्लस डीएनए डबल, या हम बोल सकते हैं इसको जेनेटिक मटेरियल। आपका जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम या उसको एक को हम क्रोमेटिड कहते हैं ना, लाइक दिस इज क्रोमेटिड, है ना? तो क्रोमोसोम ऑब्लिक क्रोमेटिड, कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना कि ये डबल होता है, तो डबल कहने का मतलब नंबर नहीं, कंटेंट। कैसे? देखो समझो ये आपका क्रोमोसोम है ना, ये आपका क्रोमोसोम 1 है और ये आपका क्रोमोसोम 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। इस सेंस में बोल रहा है वो, ठीक है? नंबर उतना ही रहता है, बस अमाउंट बढ़ गया। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आपका इसमें होता है दैट इज एस फेज में, वो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है ना। सेंट्रियोल डबल हो जाता है। कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल बेटा हमें चाहिए स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए,
तो सेंट्रियोल डबल एस फेज में हो जाता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नीट में आ सकता है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। हिस्टोन क्या है बेटा? हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस कहाँ होगा? जिसका सिंथेसिस एस फेज में होगा। सी डीएनए जो है, डीएनए हम प्रॉपरली जो देखते हैं दैट इज क्रोमोसोम, है ना। डीएनए जब खुद को अरेंज करता है तो हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो प्रॉपर क्रोमोसोम हमें सिर्फ एम फेज में विजिबल होता है। बाकी जो आपका G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, उसमें सिर्फ हमें क्रोमेटिन दिखता है। अब जो क्रोमेटिन है वो क्या होता है? वो रैप होता है अराउंड अ प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन कहते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कब बनेगा? वो भी एस फेज में बनेगा। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है। इस चैप्टर से तो मैंने कहा ना, इस चैप्टर की कनेक्टिविटी है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हिस्टोन के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि हिस्टोन बनता कब है। तो हिस्टोन बनता है एस फेज में। ठीक है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। इट इज अ बेसिक प्रोटीन, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए भी नेगेटिव चार्ज, तभी वो पॉजिटिव हिस्टोन पे रैप होता है, राइट। तो हिस्टोन बनेगा कब? हिस्टोन बनेगा इन एस फेज। हिस्टोन कब बनेगा? हिस्टोन बनता है बच्चों एस फेज में। ठीक है, हिस्टोन कब बनेगा? हिस्टोन बनेगा एस फेज में। समझ में आ गया? नेक्स्ट वी हैव G2 फेज। ठीक है, G2 फेज, गैप 2, या इसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स डीएनए जो आपका आरएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूज। सिंथेसिस ऑफ आरएनए जो है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। मैं ये टर्म बहुत बार यूज कर रही हूँ ना। और सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस। सेल क्या करता है? खुद को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोसिस। सो G2 में अगर मैं नोट डाउन करूँ एक बार और, क्या क्या होगा? सेल ग्रोथ कंटिन्यू होगा, फाइन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा, फाइन। एक चीज बनेगी, ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ना। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्यूब्यूलिन बेटा एक प्रोटीन है, वो कब बनेगा? वो G2 में बनेगा। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमें चाहिएगा स्पिंडल फाइबर बनाने में, राइट। स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी एम फेज में। ओके, तो ट्यूब्यूलिन यहीं पे बन जाएगा। लिखा है ना हमने कि सेल खुद को प्रिपेयर करेगा फॉर माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए जो जो चीजें भी चाहिए वो यहाँ पे बन जानी चाहिए, तो ट्यूब्यूलिन बन जाएगा। और इसमें एक चीज होगा, बच्चों हमने कहा था कि जो गोल्जी बॉडी है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मैंने छोड़ दिया था। तो सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास खुद का डीएनए होता है ना, सेल्फ ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनल है, डबल इन G2 फेज। वो कब डबल होंगे? वो G2 फेज में होंगे। ट्यूब्यूलिन क्यों बन रहा है? ट्यूब्यूलिन की रिक्वायरमेंट कहाँ है? ट्यूब्यूलिन की रिक्वायरमेंट है स्पिंडल फाइबर बनने में। ट्यूब्यूलिन की रिक्वायर कहाँ है? स्पिंडल फाइबर बनने में ट्यूब्यूलिन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आई इतनी बात? सो हमारा जो इंटरफेस का G1, S और G2 है, क्लियर हो गया है बेटा। जितना मैंने बताया इतना आप कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ, अमाउंट ऑफ प्लॉइडी। अमाउंट एंड जो प्लॉइडी वाला कंसेप्ट है वो, अमाउंट एंड प्लॉइडी कंसेप्ट। अमाउंट एंड प्लॉइडी कंसेप्ट।
ओके, दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है आपका डीएनए, राइट? सो हम बात कर रहे हैं डिप्लॉइड सेल की, वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लॉइड सेल. सो इन डिप्लॉइड सेल जो डीएनए है नॉर्मली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, अभी बताया मैंने, इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. ऊपर डिस्कस ही किया था ना मैंने, बताया ना कि सिर्फ हमें क्रोमोसोम प्रॉपर विजिबल होते हैं ओनली इन एम फेज, बाकी G1 में, S में, G2 में मेरे को सिर्फ क्रोमेटिन मिलेगा इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है, अमाउंट कैन बी कंसीडर्ड एज 2C. ठीक है, हम इसे 2C बोल देते हैं. क्या बोलते थे हम? 2C बोल देते हैं. सो आपका जो डीएनए है, डीएनए कैसे पड़ा है? डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिन फॉर्म. डीएनए कैसे प्रेजेंट है? डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिन फॉर्म एंड इसका अमाउंट कितना हमने कंसिडर किया है? 2C. इसका अमाउंट हमने कंसिडर किया है बच्चों कितना? 2C. समझ में आया? ओके, चलो आगे देखते हैं इस बात को. आपका M फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है, अरे M फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ओके, तो बच्चों अगर यहाँ पे मैंने कहा कि G1 फेज में जो आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, इसका अमाउंट कितना है? इसका अमाउंट है आपके पास 2C. ठीक है, तो क्या होगा? इन G1 फेज डीएनए या फिर इन G1 फेज अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन, है ना, क्रोमेटिन इज 2C. ऐसा मैं बोल सकती हूँ, है ना. अब S फेज में क्या होगा बेटा? S फेज में ये डबल हो जाएगा, जो इतना है वो और बन जाएगा, है ना. यानी कि S फेज में क्या होगा? चीजें फ्रॉम 2C क्या बन जाएगी? डबल होना. 2C का डबल मतलब 4C. 2C का डबल मतलब 4C. तो अभी देखो मैंने क्या बनाया है कि G1 में 2C लिया था हमने, राइट. अब वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? 2C विल बिकम 4C. यानी कि जो आपका G2 फेज है उसमें जो क्रोमेटिन का अमाउंट है कितना रहेगा? क्रोमेटिन का अमाउंट जो रहेगा वो 4C रहेगा, राइट. अब M फेज में क्या होगा? हमें पता है क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली इन M फेज, है ना. क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली इन M फेज. क्रोमोसोम सिर्फ हमें M फेज में ही दिखता है. अब यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा, है ना. तो 4C से M फेज के एंड में वापस आपको जब दो डॉटर सेल्स मिलेगा तो वापस दोनों में 2C कंटेंट हमें मिल जाएगा. इसका मतलब क्या, मैं क्या कंक्लूजन निकालती हूँ कि G1 में चीजें कितनी है? 2C है, ठीक है, और G2 में कितनी है? 4C है. तो इन दोनों में कांस्टेंट है. G1 में इट इज 2C एंड G2 में इट इज 4C. चेंजेस कब ऑब्जर्व होते हैं? S फेज में क्या होता है? S फेज में चीजें 2C से 4C बन रही होती है. और M फेज में क्या होता है? M फेज में द थिंग्स कैसे होता है कि 4C से 2 डॉटर सेल बनेगा तो वापस नॉर्मल हो रहा होता है. तो अमाउंट जो डबल होता है आपका वो होता है, नेक्स्ट सब आता है आपके S फेज में, है ना. S फेज में क्या हो रहा है? S फेज में अमाउंट जो है वो आपका डबल हो रहा होता है. इन S फेज व्हाट हैपेंस? डीएनए
DNA get double in S phase. What happens? DNA get double. S phase में क्या होता है? DNA double होता है. समझ में आया ये बात? क्लियर है? ये 2C 4C वाला है ना, क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब बच्चा समझो ना, आपकी जो S phase है उसमें क्या हुआ? DNA रेप्लिकेशन हो चुका है. तो DNA रेप्लिकेशन होने की वजह से क्रोमेटिक कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2C बिकम्स 4C. ठीक है. इसके एक ग्राफ भी होता है इसके लिए, चलो बना लेते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अमाउंट और यहाँ पे फेजेस. ठीक है. तो अमाउंट तो क्या है मेरे पास, एक तो 2C और एक 4C. ठीक है. सो अगर हम स्टार्ट हुए हैं G1 फेज में, तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में क्या होता है आपका? 2C रहता है. फिर S फेज में बढ़ता है, 4C होता है ना. दिस इज योर S फेज. फिर G2 में क्या होता है बेटा? G2 में भी 4C का 4C रहेगा, G2. और फिर आपका जब M फेज आएगा, मतलब दो डॉटर सेल्स में डिवीजन होना है, तब क्या हो जाएगा आपका? M फेज आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऊपर जाता है ग्राफ और यहाँ पे वापस. ठीक है. सो ऐसा कुछ कभी आपको ग्राफ आता है तो आई गेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना? कर ही सकते हैं ना. ये आपका G1, यहाँ पे 2C है. फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये इंक्रीज हुआ, तो ये 2C था, है ना. यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 2C था एंड दिस बिकम 4C. यहाँ पे ये 4C रहा, G2 में 4C रहा, और फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये डिक्रीज हुआ और यहाँ पे वापस 2C बन गया, यहाँ पे इंक्रीज हुआ. क्लियर हुई बात? कर सकेंगे ग्राफ? ओके. सो आपको डीएनए का अमाउंट वाली बातें समझ में आ गई, या डीएनए का अमाउंट का क्रोमेटिन बोलो, वो बातें आपको समझ में आ गई. अब बात करते हैं क्रोमोसोम की. तो हमने ऊपर थ्योरी में देखा था कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, राइट. तो अब देखो होता क्या है, जैसे M फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. अब G1 में हमारे पास पता है हमें क्रोमेटिन ही होता है, क्रोमोसोम नहीं होता. बट बच्चों जस्ट एक बार इमेजिन कर लो कि जो क्रोमेटिन है, क्या मैं इसे क्रोमोसोम के हिसाब से अरेंज नहीं कर सकती? आई कैन डू दिस माई सेल्फ. तो ये जो क्रोमेटिन है, तो आप समझिए कि ये this is one chromosome, सेंट्रोमियर है. ठीक है. अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक जीन लिख देती हूँ कोई भी. यहाँ पे ये A है, यहाँ पर ये स्मॉल a, यहाँ पे कैपिटल B, यहाँ पे स्मॉल b, यहाँ पे कैपिटल C, यहाँ पे स्मॉल c. ठीक है. ये आपका क्रोमोसोम 1 है, ये आपका क्रोमोसोम 2 है, ये आपका क्रोमोसोम 3 है, ये आपका क्रोमोसोम 4 है, आपका क्रोमोसोम 5 है, आपका क्रोमोसोम 6 है. ठीक है. अब ये जो एक क्रोमोसोम है, तो ये एक क्रोमोसोम का जो ऐसे इसमें क्रोमेटिड बोल सकती हूँ. ठीक है. सो क्रोमेटिन इज बेसिकली विजिबल इन G1, नॉट क्रोमोसोम, बट ये जस्ट हमने इमेजिन किया है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है वो
आई मीन क्रोमोसोम नहीं, डीएनए, आपका जो डीएनए है वो डबल होगा। यहाँ पे जो आपका डीएनए है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपका डीएनए है वो डबल होगा, यहाँ पे आपका डीएनए विल गेट डबल। तो अब क्या होगा, अब आएगा आपका G2 फेज। अब G2 फेज अगर मैंने देखा तो G2 फेज में मेरे को क्या मिलेगा, G2 फेज में मुझे 4C मिलेगा। अब ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन को अगर मैं अरेंज करूं, इस क्रोमेटिन को अगर मैं अरेंज करूं तो कैसे होगा, तो ये आपका क्रोमोसोम 1 था, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम 1 है उसमें ये जो ए है कैपिटल ए, उसका एक और कॉपी बन गया कैपिटल ए। जो 2 है उसमें जो स्मॉल ए है उसका एक और कॉपी बन गया स्मॉल ए। जो 3 है उसका जो कैपिटल बी है उसका एक और कॉपी बन गया। 4 का जो स्मॉल बी है उसका एक और कॉपी बन गया। 5 का जो कैपिटल सी है उसका एक और कैपिटल सी मिल गया, और 6 का स्मॉल सी का और एक कॉपी मिल गया। समझ में आई ये बात? तो बेसिकली अब जो इन दोनों है, ये दोनों, इन दोनों को मैं बोलूंगी सिस्टर क्रोमेटिड। दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। और ये अकेला क्या है, क्रोमेटिड। ये अकेला क्या है, क्रोमेटिड। इसको मैंने बोला सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। यहाँ पे 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 क्रोमेटिड। कहाँ पे, G2 फेज में। इन G2 फेज, ये बात को लिखो, इन G2 फेज 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। और G1 में क्या होगा, 1 क्रोमोसोम, G1 में क्या होगा, 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 1 क्रोमेटिड। बेटा मैंने आपके सामने बना के दिखाया है सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। G1 था, G1 में क्रोमेटिन है, S फेज में डीएनए डबल हुआ, और G2 में भी क्रोमेटिन है, राइट। और क्रोमेटिन को मैंने अरेंज किया, मतलब इमेजिन किया है ऐसे क्रोमोसोम बनाकर, ठीक है। तो जो G1 है उसमें जो एक क्रोमोसोम है वो एक क्रोमेटिड बनाता है। जैसे ये देखो, एक का बस एक ही है, लेकिन G2 में आपको इसकी कॉपी मिल रही है। क्यों? बिकॉज बीच में S फेज आया जहां पे चीजें क्या हो गई बेटा, डबल हो गई है ना। तो इन शॉर्ट बेटा आप ऐसे समझो, ये आपका G1 फेज है, ये आपका G1 फेज है, ठीक है। हम आगे गए, ओके। तो ये आपका क्या था, G1 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, ये क्या है आपका, क्रोमेटिड। फिर यहाँ पे G2 फेज में हम गए, ये आपका G2 फेज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी बन गया, एंड 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 2 क्रोमेटिड। 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 2 क्रोमेटिड। क्लियर हुई ये बात आपको? चलो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। सी, इन अ पॉलन ग्रेन इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 10। पॉलन ग्रेन की बात हो रही है बेटा। पॉलन ग्रेन जो होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है, बात याद रखना। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 10, ठीक है। इन अ पॉलन ग्रेन इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 10, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल ऑफ सेम प्लांट इज इन G1 एंड G2। बेटा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो n इक्वल्स टू 10 यहाँ पे दिया है, पॉलन ग्रेन की बात की है। अब पॉलन ग्रेन जो है बेसिकली वो हैप्लॉइड इन नेचर है, इसके लिए अब अगर इसे डिप्लॉयड बनाए तो क्या होगा, 2n। 2n क्या हो जाएगा, 2n विल बी 20। तो G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 20 रहेगा, और G2 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता।
G1 फेज के बाद जो S फेज आता है उसमें सिर्फ DNA कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। In a diploid plant cell, number of chromosome in G2 is 36. Diploid बोला है तो यहाँ पे n equals to 36 दिया है ना? तो number of chromosome in G1, सॉरी n नहीं 2n दिया ना, diploid बोला है तो 2n है, 2n equals to 36। तो नंबर हमें निकालना है क्रोमोसोम का इन G1, तो G1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 36 ओनली। क्रोमोसोम इन गैमेट, बेटा गैमेट जब भी बनता है गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट जो भी होगा वो हैप्लॉइड होगा। जैसे स्पर्म है तो स्पर्म में हम बोलते हैं ना स्पर्म हैज ओनली 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड होता है, राइट? तो यहाँ पे क्रोमोसोम इन गैमेट पूछा तो 36 का हाफ इज 18, तो n equals to 18, राइट? अमाउंट ऑफ डीएनए इन G1 एंड G2, तो हमने कंसिडर किया है अमाउंट, अगर G1 है 2C तो G2 में कितना हो जाएगा 4C, राइट? G2 में कितना हो जाएगा 4C, इजी। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G1 एंड G2 फेज, क्रोमेटिड अभी इतना समझाया मैंने आपको। तो G1 की बात करते हैं, G1 में क्रोमोसोम कितना है 36 क्रोमोसोम है, तो क्रोमेटिड कितना हो जाएगा, क्रोमेटिड जो है बेटा कितना क्या हो जाएगा 36 ही रहेगा ना। क्रोमेटिड यहाँ पे 36 ही रहेगा क्योंकि 1 क्रोमोसोम इक्वल्स टू 1 क्रोमेटिड इन G1 फेज। G2 फेज क्रोमोसोम कभी चेंज नहीं होता तो 36 का 36 क्रोमोसोम ही रहेगा, बट यहाँ पे क्रोमेटिड कितना होगा 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 2 क्रोमेटिड, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्रोमेटिड हो जाएगा हमारा G2 फेज में 72। क्रोमेटिड कितना हो जाएगा हमारा G2 फेज में, क्रोमेटिड हो जाएगा हमारा 72। समझ में आया? इतना इजी है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट G0 फेज। हमने देखा था कि अगर कोई सेल G1 में है तो या तो वो सेल साइकिल कंटिन्यू करेगा या वो परमानेंट बन जाएगा या वो G0 में चला जाएगा। तो G0 फेज क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो ये आपका M फेज है, ये आपका G1 है। तो G1 से चीजें G0 में जा सकती है। इसमें क्या होता है, जो आपका सेल है सेल exit cell cycle and enter into, और कहाँ चला जाता है क्विसेंट स्टेज में, enter into quiescent stage, enter into quiescent stage, ठीक है? वो सेल कितना चला जाता है क्विसेंट स्टेज में चला जाता है। फाइन, देखो यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइडिंग होगी नहीं होगी, परमानेंट होगी नहीं होगी, बस ये क्या कर रही है नॉट प्रोलिफरेटिंग, वो प्रोलिफरेट नहीं कर रही है। तो बेसिकली मैं इसको बोल सकती हूँ रिजर्वियर ऑफ सेल, आई कैन कॉल इट एज रिजर्वियर ऑफ सेल। तो अगर रिक्वायरमेंट हुआ, इफ रिक्वायर, तो ये वापस G1 में आके सेल साइकिल कंटिन्यू कर सकती है। तो G1 में क्या होता है आपका रिजर्वियर ऑफ सेल। तो अगर बच्चों आपको याद है वो रूट वाला कंसेप्ट, तो अपना इधर क्या होता है रूट कैप होता है ना। रूट कैप के यहाँ पे आपकी कुछ यहाँ पे कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती है ना। ये आपकी है डिवाइडिंग सेल्स। अब ये जो डिवाइडिंग सेल है बेटा, इनमें से क्या होता है कुछ चली जाती है परमानेंट बनने के लिए फॉर इलोंगेशन, ठीक है, और कुछ जो है वो इधर रह जाती है, दे एंटर इनटू क्विसेंट फेज। किसमें एंटर कर जाती है वो क्विसेंट फेज में एंटर कर जाती है। और जब रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वेन एवर रिक्वायर, तो ये सेल्स क्या होंगी वेन एवर रिक्वायर या इफ रिक्वायर अगेन एंटर इनटू G1 फेज। जब रिक्वायरमेंट होगी तो ये वापस चली जाएगी एंटर इनटू
जीवन फेज, ठीक है, समझ में आया, रिजर्वियर ऑफ सेल होता है। तो ये आप ऐसा नहीं बोल सकते ये डिवाइडिंग, हाँ ये डिवाइडिंग नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, क्या है ये, प्रोलिफरेट नहीं हो रही, ये क्या नहीं हो रही, प्रोलिफरेट नहीं हो रही, समझ में आया। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चेक पॉइंट्स एंड कैंसर। बेटा सेल साइकिल जो है ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है ना, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने देखा है कि भाई इसकी वजह से ही आपका ग्रोथ हो रहा है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, राइट। अब अगर ये प्रोसेस में कभी एरर आ जाए कुछ, तो इट इज वेरी हार्मफुल, कैंसर हो सकता है, राइट। तो एक्चुअली हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। अभी चेक पॉइंट्स अगर खराब हो जाए तभी कोई सेल कैंसरस होती है। तो चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ अभी। सो दिस इज योर M, G1, S एंड G2। चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ होता है हमें पता है। डीएनए डैमेज कहाँ हो सकता है, डीएनए डैमेज जो है बेटा आपका वो जीवन फेज में हो सकता है। जो डीएनए में म्यूटेशन है वो आपका कहाँ हो सकता है, जीवन फेज में हो सकता है। तो डीएनए डैमेज का रिपेयर भी कहाँ होगा, डीएनए डैमेज का रिपेयर भी जीवन में होगा। तो आपका जो सेल है, सेल विल नॉट एंटर एस फेज until डीएनए डैमेज या डीएनए रिपेयर नॉट अकर, ठीक है। जब तक पूरा डीएनए सही नहीं होगा तब तक सेल G1 से S में नहीं जाएगा। यानी कि एक चेक पॉइंट मेरा कहाँ है, G1 से S के बीच में। एक चेक पॉइंट मेरा कहाँ है, G1 से S के बीच में, ठीक है। अब S से G2 में तो वो चला ही जाएगा, है ना। S से G2 में तो इजीली चला ही जाएगा, क्योंकि एक बार आपका डीएनए डबल हो गया है तो G2 में जाएगा जाएगा। अब दूसरा होता है यहां वाला कंट्रोल, G2 से M में, ठीक है। G2 से M में जब जाते हैं, ये वाला बहुत कंट्रोल वाला प्रोसेस है। सो बेसिकली हमें पता है कि जो सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेट प्रोसेस है, तो इसमें चेक पॉइंट्स होंगे ही होंगे, राइट। तो G1 to S वाला है। अगर आप चाहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कभी कि कैंसर अगर होने के चांसेस है तो किस चेक पॉइंट से कैंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा कि G1 से S फेज में जब जाता है तो फिर रिपेयर हो गया, तो बहुत सही है। क्योंकि अगर एक बार डीएनए में गड़बड़ी आ गई तो फिर उसे दूर करना इज वेरी टफ प्रोसेस, ठीक है। सो चेक पॉइंट्स और कैंसर वाली ये बात हो गई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आपका M फेज, जो सिर्फ 5% है, लेकिन इसी में क्या हो रहा है, आपका जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज जो है वो आपका M फेज ही है। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। जो M फेज है बच्चों आपका, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, क्योंकि जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन है, इट अकर्स इन दिस फेज। इन कहाँ, दो जगह है बेटा, एक तो न्यूक्लियस एंड दूसरा साइटोप्लाज्म। दूसरा साइटोप्लाज्म, जो मेजर काम होगा वो यहाँ पे होगा, इन द न्यूक्लियस एंड इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कैसा डिवीजन है बेटा, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, ताकि जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रहे, है ना। यहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में यू हैव 46 क्रोमोसोम, जो डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स बनेगी, तो उनमें भी क्या होगा, 46 का 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। एंड इट इज लाइक अ प्रोग्रेसिव फेज, है ना। सेल डिविजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को बस हम ह्यूमन बीइंग ने समझने के लिए इन्हें एक फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव फेज, क्योंकि ये होगा तभी क्या होगा, आपका जो सेल है, दो डॉटर सेल्स है, हमें देखने को मिलेगी, राइट। सो M फेज, जिन्हें हम बोलते हैं माइटोसिस फेज, it represent the actual cell division, that is mitosis. The term mitosis given by Wilder Fleming, ठीक है, mitosis term दिया था Wilder Fleming ने, ठीक है।
इन ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट ओनली फॉर अबाउट 1 hour, हमें पता है ये बात. एम फेज इंक्लूड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो बेसिकली जो आपका एम फेज होता है इसमें 2 मेजर इवेंट होते हैं. एक है कैरियोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन. कैरियन वर्ड डील करता है न्यूक्लियस से, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन. एंड साइटोकाइनेसिस, साइटो वर्ड डील्स विद साइटोप्लाज्म, सो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. फाइन. कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 मेजर इवेंट बेटा आपके इधर होते हैं. और फिर फर्दर कैरियोकाइनेसिस आपकी डिवाइडेड है 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ठीक है. चलो, एम फेज जो होता है इसमें सम सेल डू नॉट शो डिवीजन. एग्जाम्पल हार्ट सेल, ये बात याद रखना. सम सेल डू नॉट शो डिवीजन, आपकी हार्ट सेल्स. मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस डैमेज और डेड सेल्स. फाइन. सो आपके फेजेस के नाम में यहाँ लिखवा देती हूँ. बाकी बच्चों नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है माइटोसिस, उसमें आप ये डिटेल दे सकते हो ऑफ फेजेस. सिर्फ एक जो है यहाँ पे फेजेस के नाम आपको बता देती हूँ. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलो. टीलो मतलब होता है एंड. ये 4 फेजेस होते हैं आपके कैरियोकाइनेसिस के. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलो. टीलो मतलब एंड. बस इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो आपका प्रोफेज होता है. ठीक है. लॉन्गेस्ट होता है प्रोफेज, देन टीलोफेज, उसके बाद आता है आपका मेटाफेज और सबसे छोटा सा होता है आपका एनाफेज. ठीक है. क्या क्या होते हैं इवेंट्स वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द प्रोसेस माइटोसिस. ओके, यू कैन सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो. तो आई होप सेल फिजियोलॉजी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, है ना. ये अच्छे से समझना, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है आपके जुड़ेंगे दूसरे चैप्टर के साथ भी, लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, है ना, एनिमल लाइफ, ये सब से. सो अच्छे से इसको समझिए एंड क्वेश्चंस लगाइए. थैंक यू.